पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन जनहित याचिका सामान्य व्यक्ति से या देश के नागरिकों से जुड़ा हुआ एक ऐसा मामला जो बड़ा व्यापक महत्व का हो और जिसका असर हजारों लाखों लोगों पे पड़े। और ऐसे मुद्दे पर अगर जब कोई याचिका दायर की जाती है तो वो जनहित याचिका हो जाती है। जनहित याचिका दायर करने के लिए कोई जरूरी नहीं कि जो व्यक्ति पीड़ित हो वह दायर करे। इसे कोई अन्य व्यक्ति भी दायर कर सकता है या दाखिल कर सकता है या फाइल कर सकता है। कभी कभी आपने देखा है एनजीओज, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, वो भी जनहित याचिका दायर कर देते हैं किसी व्यापक मुद्दे पर, कोई बहुत बड़ा महत्व का मुद्दा हो। जैसे पर्यावरण संरक्षित करने का मुद्दा है, आम लोगों के स्वास्थ्य, सुरक्षा, शिक्षा, जन सामान्य के लिए रास्ते का मामला हो, तालाब या सार्वजनिक उद्देश्य की भूमि पर कब्जे का मामला हो, चारागाहों इत्यादि पर कब्जे का मामला हो। ये तो खैर आज के टाइम पे कॉमन हो गया है। ऐसे मुद्दों पर भी याचिकाएं दायर होती हैं। और अगर मान लीजिए जैसे सामान्य रूप में आप मान लीजिए तालाब है या कोई चारागाह है, शमशान की भूमि है, तो ये किसी एक व्यक्ति की भूमि नहीं है। और हो सकता है इसमें जो पीड़ित मतलब जिसको आवश्यकता होती हो तो उसको छोड़कर भी कोई तीसरा पक्ष भी इसमें याचिका दायर कर सकता है। कोई एनजीओ भी दायर कर सकता है, कोई अन्य व्यक्ति जो सक्षम हो वो भी दायर कर सकता है। कुछ मामलों पे न्यायालय, चाहे उच्च न्यायालय हो चाहे उच्चतम न्यायालय हो, स्वतः संज्ञान लेकर खुद ही पीआईएल फाइल कर लेती हैं, क्रिएट कर लेती हैं। बस मुद्दा व्यापक होना चाहिए कि उसका लोगों पर व्यापक असर पड़े। तो जनहित याचिका वह याचिका है जो आम लोगों से जुड़ी हुई है, आम लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रख सके और जिसपे व्यापक महत्व, मतलब बहुत सारे लोग प्रभावित होते हो जिस मामले में, वो चाहे शिक्षा से हो, सुरक्षा से हो, स्वास्थ्य से हो, नदी तालाब या किसी प्रकृति के स्रोत जो भी आपके पेड़ हैं, पशु पक्षी हैं, इनको संरक्षण देने से हो, सड़कों के लिए हो, रास्तों के लिए हो, प्रदूषण के लिए हो, कोई भी हो सकता है मुद्दा, भ्रष्टाचार हो, शोषण के विरुद्ध हो, मानव अधिकारों के विरुद्ध हो कि मानव अधिकारों का हनन हो रहा है, तो उसके विरुद्ध लिए जनहित याचिका आयोजित की जा सकती है, दायर की जा सकती है। और जनहित याचिका तीन, मतलब पीड़ित व्यक्ति को छोड़ के भी अन्य लोग भी दायर कर सकते हैं, जो भी तीसरा पर्सन कोई हो, एनजीओ हो या न्यायालय स्वयं स्वतः संज्ञान पर भी। जनहित याचिका प्रतिषिद्ध की जाती है, निषिद्ध की जाती है कि नहीं होगा, दायर की जाएगी, वह है राजनीतिक विद्वेष से, स्वार्थ से, या जब याचिका निष्फल हो जाए, मतलब आपका जो कहीं ना कहीं याचिका दायर करने का जो कारण हो वह ऐसा हो कि उसका कोई बहुत महत्व ना हो, व्यक्तिगत स्वार्थ के लिए हो, किसी को क्षति पहुंचाने के लिए हो, तो ऐसी स्थिति में याचिका निष्फल मानी जाएगी और याचिका खारिज कर दी जाएगी। आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है, या उसका आधार ना हो, बिना आधार के ही आप याचिका दायर कर दें। जनहित याचिका हो, सामान्य याचिकाएं भी बिना आधार के कभी कभी दायर की जाती हैं और न्यायालय उस पर खारिज करता है, जुर्माना भी लगाता है। तो जनहित याचिका तो मतलब यह मान चले कि जनहित याचिका का मतलब होता है कि जो सामान्य व्यक्ति से जुड़ा हुआ मामला हो या किसी देश में व्यापक महत्व का मामला हो। मंदिरों में जैसे पूजा करने के लिए भी है कि कुछ जगहों पे महिलाओं को प्रतिष्ठित करके रखा गया, कि रोक के रखा गया कि वो उनका प्रवेश नहीं हो सकता है, जो अनुच्छेद 14 अनुच्छेद 21 का उल्लंघन करता है। तो ऐसे मामलों में जनहित याचिकाएं दायर की जाती हैं। या भ्रष्टाचार के मामले हों, जैसे कोयला खदानों में भ्रष्टाचार, 2G स्कैम, हवाला कांड, या पुलिस कस्टडी में हो रही डेथ, अवैध रूप से गिरफ्तारी लोगों की, ये सारे मामले जनहित के हो सकते हैं, व्यापक जनहित हो सकता है, जुड़े से हजारों लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हो सकते हैं। तो ऐसे मामलों की याचिका जनहित याचिका दायर की जाती है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 32 उच्चतम न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट में जनहित याचिका दायर करने के लिए आपको अधिकार देती है।
और अनुच्छेद 226 में देश के सभी उच्च न्यायालयों में याचिका दायर करने के लिए आपका अधिकार देती है कि आपका जो भी उच्च न्यायालय हो, जो टेरिटोरियल या प्रादेशिक मतलब जिसका जुरिस्डिक्शन हो, आप वहाँ याचिका दायर कर सकते हैं, जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। और न्यायपालिका कहीं ना कहीं लोगों को बहुत रिलीफ देती है, मूल अधिकारों का संरक्षण करती है, आपके अधिकारों के प्रति सजग रहती है, आपको संरक्षित करती है। पीपुल्स यूनियन फॉर डेमोक्रेटिक राइट बनाम भारत संघ 1980 का यह मामला है, जिसमें माननीय न्यायमूर्ति PN भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती जी ने यह आदेश किया था कि कोई भी राज्य यह नहीं कह सकता है कि हमारे न्यायालय केवल अमीरों के लिए है या राज्य में केवल अमीरों को न्याय मिलेगा। यह अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है। न्यायपालिका पर या न्याय पाने का अधिकार सबका समान है, चाहे वो अमीर हो, चाहे गरीब हो, चाहे वो अनपढ़ हो, चाहे पढ़ा लिखा हो, किसी भी जाति धर्म मूल वंश का हो, उसमें विभेद नहीं किया जा सकता है। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने भी संविधान के विषय में लिखा है कि अनुच्छेद 32 संविधान की आत्मा है, क्योंकि लोकहितवाद इसमें है, निहित है। उनकी इस परिकल्पना को माननीय न्यायमूर्ति PN भगवती, प्रफुल्ल चंद्र नटवरलाल भगवती जी ने आगे बढ़ाया और इसको जन सामान्य तक पहुंचा दिया। आज इसका बड़ा व्यापक महत्व है और इसका लाभ लोगों को मिल रहा है। SP गुप्ता बनाम भारत संघ 1982 का एक मामला है सुप्रीम कोर्ट में, जिस पर निर्णय आया था कि कोई व्यक्ति जो पढ़ा लिखा ना हो, जिसे विधि का ज्ञान ना हो, विधि के तकनीकी पहलुओं को न जानता हो, वह भी जनहित याचिका दायर कर सकता है। कैसे दायर कर सकता है? एक पत्र लिखकर, एक लेटर के माध्यम से उच्च न्यायालय में या उच्चतम न्यायालय में जो भी मामला हो उसको भेज सकता है, अवगत करा सकता है। इसका एक मैं उदाहरण देता हूँ आपको, बहुत अभी मतलब रिसेंट का, बहुत हाल का ही एक उदाहरण देता हूँ। उत्तर प्रदेश के कानपुर में, उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक रेप कांड हुआ था, एक रेप का मामला हुआ था। उसमें जो पीड़िता थी उसके पिताजी की भी हत्या हो जाती है। हत्या क्या हो जाती है, मतलब वो कस्टोडियन डेथ मानी जाती है, लेकिन वो हत्या की ही कैटेगरी में थी। तो उसमें पीड़िता की तरफ से एक FIR दर्ज होती है, उसकी जांच होती है, चार्जशीट लगती है, लेकिन जो अभियुक्त या अपराधी होते हैं वो काफ़ी पहुंच वाले होते हैं कि इसमें विधायक भी, MLA जो है वो सम्मिलित होते हैं साजिश में। पीड़िता को लगता है कि इनसे खतरा है और हमें न्याय भी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि हम उस उच्च वर्ग से है नहीं और हमें न्याय नहीं मिल सकता है। एक लेटर PIL या एक लेटर मतलब पत्र लिखकर उसने उच्चतम न्यायालय को, माननीय मुख्य न्यायमूर्ति को लिखा कि मेरा ये मामला है और जो अभियुक्त पक्ष है वो काफ़ी प्रभावशाली, शक्तिशाली, दबंग और संपन्न है। हम उतने आर्थिक रूप से संपन्न नहीं हैं और हमारा उतना प्रभाव भी नहीं है। तो हमारे मामले को देखते हुए इस मामले को राज्य से बाहर कहीं स्थानांतरित कर दिया जाए। उसी बीच में पीड़िता के साथ एक हादसा हो जाता है, एक सड़क दुर्घटना में घायल हो जाती है। तो थोड़ा सा मामला ये हाईलाइटेड होता है। सुप्रीम कोर्ट में ये बात होती है कि हाँ, एक लेटर आया था और वो लेटर चीफ जस्टिस के सामने नहीं रखा गया। रजिस्ट्रार से पूछा जाता है कि ऐसा लेटर आया है तो उसको रखा क्यों नहीं गया, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो जांच के लिए आदेश दे देते हैं। साथ साथ ये आदेश उसी PIL में करते हैं कि पीड़िता को उचित प्रतिकर दिया जाए और मामले को दिल्ली स्थानांतरित कर दिया जाए। दिल्ली की कोर्ट में मामले की सुनवाई होती है और एक समयबद्ध तरीके से सुप्रीम कोर्ट 45 दिन के लिए कहती है, लेकिन उसमें कुछ थोड़ा सा समय और लग जाता है। एक मतलब थोड़ा सा 45 दिन से ज़्यादा लगने के बाद जो भी अभियुक्त पक्ष हैं
उनमें से कुछ को आजीवन कारावास, कुछ 10 साल की सजा हो जाती है और पीड़िता को न्याय मिलता है। तो इसलिए हम ये मान सकते हैं कि अभी भी ऐसा नहीं कि न्याय मिलना बहुत कठिन है, आपको प्रयास करना पड़ेगा। एक और मैं आपको मामला बताता हूँ। पश्चिम बंगाल राज्य में एक कॉरिडोर तैयार हो रहा, मतलब एक मार्ग तैयार किया जा रहा म्यांमार और बांग्लादेश को कनेक्ट करने के लिए। तो उसमें लगभग 356 पेड़ ऐसे थे जो कहीं ना कहीं 100 साल से ऊपर के हैं, और वो काफ़ी ज़्यादा मात्रा में उनसे ऑक्सीजन मिलती है, सबको पता है। तो उन पेड़ों को काट कर ही वो कॉरिडोर या रास्ता, वो मार्ग तैयार होना है। कुछ उसमें ओवरब्रिजेस भी बनने हैं जिनके लिए आवश्यक था। सुप्रीम कोर्ट में माननीय न्यायमूर्ति एस ए बोबडे के सामने याचिका आती है और सुनवाई होती है। उसमें उनका यह कहना होता है कि क्या जो ये पेड़ काटे जाएंगे इनके ऑक्सीजन की पूर्ति की जा सकती है, या जो ये ऑक्सीजन उत्पादन करते हैं उसको आप कितने पेड़ लगा लेंगे, क्या अभी संभव है उतनी ऑक्सीजन मिलनी, और अगर इसका विकल्प क्या है, क्या कोई दूसरा विकल्प अपनाकर इन पेड़ों को कटने से बचाया जा सकता है। तो उसमें ये हुआ कि हाँ, रास्ता थोड़ा सा घुमाना पड़ेगा, उसमें खर्चे बढ़ेंगे। तो कहा क्या गया उसमें जो माननीय मुख्य न्यायमूर्ति थे और बेंच में अन्य न्यायमूर्ति थे, उन्होंने कहा कि क्या जो ऑक्सीजन ये देंगे उससे ज़्यादा महंगा पड़ेगा रास्ता। तो कैलकुलेशन होने के बाद एक अनुमान लगाया कि नहीं, शायद जो ऑक्सीजन इनसे मिल रही है उससे रास्ता घुमाना ज़्यादा महंगा नहीं पड़ेगा, हो सकता है दोनों बराबर ही रह जाए। आपने देखा ही होगा अप्रैल मई के महीने में कि ऑक्सीजन की कितनी बड़ी समस्या हुई। तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जो भी हैं, ऐसे मामलों में कहीं ना कहीं जनहित को देखते हैं और उस पर निर्णय आता है। आम व्यक्ति को न्याय के लिए अभी भी ऐसा नहीं है कि न्याय मिलना मुश्किल है या कुछ है, लेकिन आपको अपनी बात सामने रखनी पड़ेगी, आपको आगे आना होगा। वर्तमान में कोविड के टाइम पे, इस टाइम सेकेंड वेव में देखा गया कि कई हाई कोर्टों ने स्वयं संज्ञान लेकर ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए कहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी वैक्सीनेशन के लिए एक समान गाइडलाइन के लिए कहा कि एक रूप में, मतलब राज्यों को भी एक समान तरीके से वैक्सीन मिले और एक वैक्सीन का मूल्य निर्धारित हो, निश्चित हो। तो अभी भी न्याय है, बस आपको थोड़ा सा आगे आना होगा। उसके लिए न्याय मिलना कठिन नहीं है, लेकिन आपको उसके लिए आगे आना होगा। और लोकहितवाद या जनहित याचिका इसीलिए है कि व्यापक महत्व के मुद्दे हों और उन पर लोगों को बेहतर न्याय मिल सके। एक और मैं आपको उदाहरण देता हूँ। नीलावती बेहरा बनाम उड़ीसा राज्य। इस मामले में नीलावती बेहरा जो थी, उनके पुत्र की मृत्यु पुलिस कस्टडी में हो जाती है। सुप्रीम कोर्ट मामले की सुनवाई करती है और फिर उसमें निर्णय देती है कि जो भी पुलिस कस्टडी में अगर डेथ होगी तो उसका प्रतिकर देना पड़ेगा राज्य को। अनुच्छेद 300, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 300 में राज्य के अप्रकृत्यात्मक दायित्व की बात की गई है कि राज्य का अप्रकृत्यात्मक दायित्व बनेगा अपने नागरिकों के प्रति भी, कि अगर कोई नुकसान होता है राज्य के कारण से तो उसका दायित्व उनके ऊपर होगा, उनकी लायबिलिटी होगी और उनको अपकृत यानी वह क्षतिपूर्ति देनी पड़ेगी। हुस्न आरा खातून बना बिहार राज्य। काफी समय से लोग जिनका विचारण नहीं हुआ, पता चला जितनी सजा थी उससे ज्यादा अवधि से वो निरोधित थे कारागार में। अब किसी को 3 साल की सजा हो किसी मामले में, और वो अगर 5 साल काट ले तो उसके आपके मूल अधिकारों को आपने हनन किया। 2 साल अतिरिक्त कारावास, किसी मामले में मैक्सिमम कारावास की सजा अगर 3 साल है और आपने उससे 2 साल अधिक सजा दे दी तो उसके मूल अधिकार खा रहे हैं, आप मूल अधिकारों का हनन कर रहे हैं। उस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे बंदियों को निजी मुचलके पर रिहा कर दिया जाए और उनको प्रतिकर भी दिया जाए। इसका जिम्मेदार राज्य होगा और भविष्य में ऐसे मामलों की पुनरावृत्ति न हो, इसके लिए बाकायदा एक कमेटी बनाई जाए जो ऐसे मामलों की निगरानी करे। तो सुप्रीम कोर्ट या उच्च न्यायालय, हाई कोर्ट हमारे मूल अधिकारों के भी रक्षक है। और जनहित याचिकाएं इसीलिए फाइल की जाती हैं, दायर की जाती हैं, योजित की जाती हैं कि उससे आम लोगों को न्याय मिल सके, मतलब उसका प्रभाव व्यापक हो। आप किसी छोटे व्यक्तिगत स्वार्थ के मैटर पर जनहित याचिका फाइल मत कीजिए कभी भी, या निष्फल जो निष्प्रयोज हो जाए, जिनका उपयोग ना हो सके, तो ऐसी याचिकाएं कभी फाइल मत कीजिए। और ऐसी याचिकाओं का प्रचार किया जाता है कि न्याय मतलब नहीं मिला।
ऐसा नहीं है। अगर वो व्यापक महत्व का मामला है तो उस पर आपको जरूर कहीं ना कहीं लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे भी आपको ऐसे वीडियो देखने को मिलते रहे। थैंक यू।